वीडियो में मैं आपको वन शॉट दे रहा हूँ। सभी चीज़ें, परिचय, सारांश, प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव, चैप्टर कंप्लीट। इसी तरह से आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा वन शॉट, तो मचा सकते हो। एंड बिहार बोर्ड से हो तो 20 दिन में हिंदी भी कंप्लीट कर सकते हो। 20 चैप्टर, 22 चैप्टर है, 20 दिन लगेगा, खत्म। बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स आपको लाइन बाय लाइन करके दे रहा हूँ। सभी चीज़ें काफ़ी डिटेल में दे रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से बस आपको क्या करना है मेरे भाई, सुनना है और यहाँ पर ही नज़र गड़ा के रखनी है, ध्यान देना है बस। बेसिकली टोटल याद हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। अब रिलेट करके याद करो, राइटर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। चैप्टर का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अपने मन में बोल लो, बार बार बोल लो, बाहर बोल सकते हो तो आवाज निकाल के बोलो, अकेले बैठे हो तो। उनका जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, और मृत्यु यानी निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979। याद रखना, ठीक है, 79, ठीक है। तो 1900 बहुत ज्यादा बार पूछा है, ठीक है। तो चीजें, हर चीज काफी डिटेल में, जन्म और मृत्यु आपको याद होना चाहिए। आगे है आपका जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ था? सितारा दियरा गांव। गांव का नाम ही था सितारा, है ना, सितारा दियरा, ये गांव का नाम था। तो अच्छे से याद कर लो जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब ये उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, ये जो इनका गांव है। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। छोटा छोटा पॉइंट्स भी बना ही देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करोगे हिंदी का तो सब चीज़ बेहतर तरीके से कर पाओगे। बचपन में बाउल कहा जाता था उनको, बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। यानी बचपन में बाउल कहा जाता था, ध्यान से, और बड़े हो गए तो जेपी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अपनी जन्म पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए, फिर बाद में इनको लोकनायक कहा जाने लगा। यानी कि लोगों के बहुत ज़्यादा मदद करते थे, तो लोग नायक यानी लोगों के हीरो कहा जाने लगा, लोकनायक, ठीक है। आगे अगर हम माता और पिता के बारे में जाने तो फूल रानी मम्मी जी का नाम था इनके, और हर्षु दयाल इनके पिता का नाम था। मम्मी का नाम फूल रानी था और पिता का नाम हर्षु दयाल था। अब यहाँ पर पत्नी की बात करते हैं। प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम था। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की ये बेटी थी। तो पूछ देगा कि प्रभावती के पिता का नाम क्या था, तो ब्रजकिशोर, और ब्रजकिशोर के पुत्री का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक क्वेश्चन है, मतलब इधर उधर करके पूछ सकता है बाप बेटी में, ठीक है। तो याद रखना। अब थोड़ा सा हम लोग शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। आरंभिक शिक्षा घर पर ही की थी उन्होंने, यानी कि स्टार्टिंग में जो होता है ना पढ़ाई, वो घर से स्टार्ट कर दी थी। फिर पटना कॉलेजिएट में गए थे, फिर पटना में दाखिला हुए। यहीं बिहार के हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेखन का भी काम शुरू कर दिया। सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त इनको हुआ। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश किए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक शिक्षा के बारे में चीज़ें हैं, बहुत कम पूछता है, ये भी बता दे रहा हूँ। टेंशन बिल्कुल लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जान गए नहीं मेरे भाई, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव मारना है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं छोटे से, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख लो कि असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी 1922 में। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे ना, अमेरिका गए थे शिक्षा के लिए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विशिंगटन और है ना, मेडिसन आदि कार्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहीं से ग्रहण की थी, और अर्थव्यवस्था के कारण पीएचडी न कर सके थे, और घर लौट आए। यानी कि जो घर की अर्थव्यवस्था था ना, तो घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, तो उसके चलते वो पीएचडी बेचारे नहीं कर पाए, ठीक ना। और राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी कि राजनीतिक जीवन जिसे इलेक्शन हो गया, नेता उता का जो जीवन होता है, तो उस तरह से 1922 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस में। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए थे, ठीक है। और जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। फिर 1939 में, फिर 1943 में भी जेल गए थे, याद रखना कब, 1943 में भी जेल गए थे और 1939 में भी जेल गए थे, ठीक है। और जेल गए थे। 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली थी। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया था। कब? 1952 में। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को क्या कर लिया मेरे भाई, अलग कर दिया, ठीक है। स्वयं को क्या कर दिया, धीरे धीरे करके अलग कर लिया। 1954 के विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। फिर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया।
आपातकाल के दौरान जेल चले गए फिर से। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था, यानी ये मार्गदर्शन करते थे, मार्गदर्शन जैसे रास्ता बताना हो गया, कैसे कब क्या करना है, गाइडलाइंस देना हो गया, तो सारी चीज़ें ये किया करते थे। आगे अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कृतियाँ है, ठीक है, यानी कि कुछ काम के बारे में है, इनके बारे में बात किया गया है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी है इन्होंने, डायरी और निबंध भी इनके कुछ प्रकाशित हैं। जिसे सम्मान की बात करें, देखो सम्मान इनको कौन सा मिला था, ध्यान से देखना। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला था 1965 में, और 1998 में भारत रत्न मिला था। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पर छोटा छोटा दो सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। संपूर्ण क्रांति पाठ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में मतलब एक दिया गया था, एक तरह से भाषण है, ठीक है, जो कि गांधी मैदान में दिया गया था, जब पटना का जो गांधी मैदान है वहां पर 1974 में। अच्छे से याद रखना, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यह एक ऐतिहासिक भाषण था, मतलब कि अतीत में भी इसको दिया गया, तो मतलब ऐतिहासिक भाषण बन गया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक ही तो हुआ। और संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में करनी है, मज़ा आता है भाई करने में, तो मैंने करा दिया। सारांश करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जो कि जो तुम्हारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। अब ऑप्शन में पूछ सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में, कि भाषण कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 में। कहाँ दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में। तो याद रखना, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। बहुत जगह से लोग आए थे, जिसमें युवा लोग बहुत ज़्यादा आए थे, स्टूडेंट लोग बोल सकते हो, ठीक है, जवान जवान लोग बहुत ज़्यादा थे। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। यहाँ कहते हैं कि लेकिन वह आज तो हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश जी नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग कर नहीं ली है। मैं जो नेता बना हूँ, यह जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं ली है, मुझे जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता हूँ, सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंत में जो फैसला होगा वो मेरा होगा। तो ये नेता तो हैं, एक नाम से नेता हो गए, इनका डिसीजन जो होता है लास्ट डिसीजन होता है, ठीक है। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस में आके शामिल हो गए थे, और थोड़ा सा और चीज़ें हैं बस उस, ठीक है। जयप्रकाश बापू से मिलने बहुत सारे नेता आए थे, और सब ने उन्हें एक तरफा लोकतांत्रिक एक शिक्षा दी, तो दूसरी तरफ लोगों ने जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है, एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को कुचलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करी थी। तो ये डेफिनेटली बहुत आसान सा था, सुनोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, लाइन बाय लाइन चीज़ें करो, डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक मिल जाएगा, फोड़ दोगे भाई। पहला क्वेश्चन आंसर है तुम्हारा, अच्छे से सुनना, हो सके तो नोट्स बनाना या सुन लो, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी यह विचार है, मतलब उनका यह विचार था कि अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। वे नई पीढ़ियों के बार बार कहते हैं, मतलब उनसे बार बार कहते हैं कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने के योग्य हैं, हमारे साथ अनवरत हो रहे हैं, अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकना होगा। ये बोलते हैं सभी युवा लोगों से कि इस सब चीज़ों को रोकना होगा। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों को कुरतार पूर्वक दमन किया गया, यानी खत्म किया जाने लगा, तब समूचे देश के छात्रों एवं युवाओं का जो आक्रोश था ना, वो फूट पड़ा। मतलब उन लोगों का जो क्रोध था ना युवा लोगों का, वो बहुत ही फूट पड़ा। बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, फिर भी उन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, किया। लेकिन उनका यह शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा फैसला मेरा होगा, ठीक है। वो बोलते हैं आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा। ये बोलते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो सब आप लोगों को मानना होगा। बीमार थे बेचारे, फिर भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था। दूसरा सवाल है,
जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय, अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं, बेसिकली ध्यान से सुनो। जयप्रकाश नारायण का यह छात्र भरा जीवन बड़ा ही संघर्षी रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लाइब्रेरी में रहे थे। याद रखना, कहाँ रहे थे? लाइब्रेरी में। किनके साथ? फूलदेव बाबू के साथ। विद्यापीठ से वे आईएसी की परीक्षा पास किए थे। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। वे अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए और वहाँ बागानों में काम किए। जब ये सुने कि अमेरिका में बच्चे काम करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर वो अमेरिका चले गए और काम कर करके उन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है। फिर कारखानों में भी काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तब काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए और कुछ इंतजाम हो जाता था। कुछ कपड़े खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे। जब बाकी हर दिन हर घंटा होटल में बर्तन धोने का, वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी एक अमेरिकी लड़का, मतलब उनके साथ एक अमेरिका लड़का रहता था उस चारपाई पे। वे दोनों एक ही साथ रजाई में सोते थे। इतवार के दिन एक होटल था, उसमें काम छोड़ जूते साफ करने का भी काम करते थे। यानी संडे को वो होटल बंद रहता था, इन लोगों का छुट्टी रहता था, तो वे लोग जूता साफ करने का काम करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ बीए पास किए। ये बात तो सही है कि ध्यान से देखना भाई, कितना मेहनत किए थे वो लोग। ठीक है, कि मेहनत रंग लाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। यानी कि फिर पढ़ाने लिखाने वाला चीज़ करने लगे। ट्यूटोरियल यानी बताने उताने वाला सारी क्लास उनको मिलने लगी। तो बहुत संघर्ष करा, स्कॉलरशिप मिला, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। तो वही बोलता हूँ ना यार, एक क्वेश्चन कितना आसान था, सब लाइन बाई लाइन चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ये तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी अब अमेरिकी में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो भी घोर मार्क्सवादी थे, किंतु कांग्रेस में दाखिल हुए। एक कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह से याद आती थी। यानी लेनिन ने उनको एक बात कहा था। लेनिन ने यह बताया था कि जो देश गुलाम है वहाँ कई कम्युनिस्ट हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तो ये बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। आप नोट्स बनाओगे या स्क्रीनशॉट भी लेते रहोगे तो बाद में आप देखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है आपको। तो क नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इस सवाल का बेसिकली आंसर होगा, ध्यान से सुन लो। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जब उनकी शांतिमय प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे, ठीक है, तो पैदल आ रहे थे, वे कुछ बस में आ रहे थे, कई रेलों की गाड़ी मतलब रेलगाड़ी था के आ रहे थे, कई ट्रक से आ रहे थे। आने वाले में किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। ये सब लोग क्या थे? उस भाषण को सुनने के लिए आ रहे थे। जहाँ तहाँ उनकी बीमा कारण रोका गया, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधियों के इस हरकत के कारण ऐसे नीचता या व्यवहार दिखाने वाले को ये पंक्ति लेखक द्वारा कही गई है। यानी कुछ लोग भाई क्रूर होते हैं, तुम्हें भी पता है, आजकल भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कोई अच्छा चीज़ नहीं होने देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जनता, छात्र, युवा इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उनका नेता युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इससे कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि छात्र लोगों को आगे आना चाहिए यार, पढ़ाई करनी चाहिए, लीडर बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, राजनीतिक में जाना चाहिए। तो उनका यही मत था। एंड अगला है ख नंबर का सवाल है आपका कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो ये सवाल है उनका और इसका आंसर सुन लो। प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ पंक्ति होगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति द्वारा लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है,
जो गलत कार्य होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, चाहे वो कोई भी करे, मैं अपने अक्ल के मुताबिक उनका विरोध करूंगा। हम सही रास्ते को चुनेंगे और हम निहित या जनहित में काम करेंगे। तो इस तरह से आंसर उन्होंने बोला था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर का सवाल है कि बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो हाँ भाई किया है, तो किस तरह से किया है, आंसर सुनो। जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात अच्छी नहीं लगती थी तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे, बापू यह बात हम नहीं मानते हैं। बापू में इतनी महानता थी कि ये बुरा भी नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था, ठीक है। वे भी मुझे बहुत मानते थे, उनका बड़ा ही आदर और प्रेम करता था, मतलब बहुत ही आदर प्रेम था। नेहरू जी का बड़ा ही स्नेह था, लेकिन उनमें भी बचपना था कि वो कभी बुरा नहीं माने थे। तो ये सवाल का आंसर था बेसिकली। एंड मुझे लगता है कि भाई आप सब काफ़ी स्मार्ट हो। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल 9 है। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो इन दोनों में संबंध बताना है। जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से मार्क्सवाद के अनुसार समाज का जैसा साम्यवाद की है और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का शौर्य होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, ठीक है। और वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज के लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है बेसिकली। मैं देखो यार चीज़ें ना डिटेल में करा रहा हूँ, हर चीज़ का नोट्स बना लो एंड आराम से चीज़ें की तैयारी करो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की यह अपेक्षाएं हैं कि उनका काम केवल शासन के संघर्ष करना नहीं है, मतलब शासन करना ही नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने में होगा और इस प्रकार से समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों, चाहे वो पुलिस का हो या अन्य किसी प्रकार के हों, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही, अर्थात गांव की तरह अन्याय होते हैं तो उस समितियों उनका विरोध ही करेगी। तो ये सारी चीज़ें संघर्ष समिति के लिए ये सोचते हैं और ये सब नियम कहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होगी अगर मान लो ये जयप्रकाश नारायण की जो अपेक्षाएं हैं वो इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए, घूसखोरी नहीं चलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यार एक अलग लेवल में वो बात करते हैं, तो उनका एक अलग ही सोच था इस समाज के प्रति, ठीक ना। सुधार, यहाँ पर देखो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या थे? तो चुनाव के बारे में उनके ना कुछ प्रमुख तथ्य थे, सुझाव थे, वो क्या थे ध्यान से सुनो। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का यह प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव हो उससे प्रचार में बहुत कम खर्चा हो, व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे। उनका भी यह सुझाव था कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, मतलब खड़ा किया जाए, उनमें से किसी को मान्य करे। जनता और छात्र की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों में कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। यानी कि जो भी लोग जीत गए वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो उन सब पे काम करेगी जो हमारी सुधार चुनाव वाली जो है ना। तो इस तरह से उनके थी, तो बेसिकली इस तरह से उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, ठीक है, चुनाव को लेकर। एंड 9 नंबर का सवाल है जो कि लास्ट है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था? तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहाँ दिनकर जी से गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे। एक दिन उनको विलिंगडन नर्सिंग होम में के अस्पताल में पहुँचाया गया। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा उनका निधन हो गया था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। एंड डू सब्सक्राइब मेरे भाई। तो पहला सवाल है संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है मेरे भाई, आपको बताना है। चलो मैं ही बताता हूँ। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, निबंध, भाषण, कहानी या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति ये एक भाषण है। क्या है? भाषण है। सुनोगे चीज़ें याद हो जाएंगी, मैं हूँ ना, टोटल याद होगा, ठीक है, बस आपको सुनना है। दूसरा नंबर का सवाल है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि संपूर्ण क्रांति
संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है ना, इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। क्या राम सिंह, डॉक्टर अंबेडकर या कर्पूरी ठाकुर, या इसका एक और ऑप्शन है तुम्हारे साथ, ठीक है। चौथा जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जी थे। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जनता किस नाम से जानती थी, भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानती थी, तो जानती थी मेरे भाई लोकनायक, यानी कि लोगों का हीरो, लोगों की मदद करते थे, तो लोगों के लिए एक नायक थे, नायक हीरो होता है, तो लोकनायक के नाम से, याद हो गया होगा। तो इस तरह से यार काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें करी जाएगी। एंड अगला सवाल है 4 नंबर का, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1902 में हुआ था, इतना आपको याद है। चलो, तो 1902 जब आपको याद है तो 11 अक्टूबर याद कर लो ना यार, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था, जयप्रकाश के पत्नी का नाम क्या था, लीलावती, अमरावती, प्रभावती। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत बढ़िया, प्रभावती, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, प्रभावती, क्या मेरे भाई, प्रभावती। एंड अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, चलो इसमें दो ही ऑप्शन है, चलो बताओ, 1998 में दी गई थी, बहुत बढ़िया, आप लोग यार मस्त हो, नहीं सब बता देते हो हैं। चलो अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, 7 नंबर का, जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था, देखो बचपन का नाम था बाउल, क्या नाम था, 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बचपन का नाम बाउल नाम था। बड़े हुए तो इनको जेपी कहा जाने लगा और लोकनायक के नाम से यह प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। बड़ा पूछेगा तो जेपी मारो, छोटा पूछेगा तो बाउल पूछो, और फेमस पूछेगा, प्रचलित पूछेगा तो लोकनायक के नाम से प्रचलित थे, तो ऑप्शन जैसा वैसा काम, ठीक है। जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, नेताओं, युवा, मतलब पुरानी पीढ़ी, पूंजीवादियों के हाथ में, तो 8 का ऑप्शन नंबर तो तुम्हारा आसान है भाई, नई पीढ़ी के हाथ में, बहुत बढ़िया, नई पीढ़ी के हाथ में, युवाओं के हाथ में, ठीक है। चलो आगे 9 नंबर का सवाल करते हैं, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत 1974 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी आपका सही है, 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। एंड अगला सवाल है 10 नंबर का, जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के यहाँ रुके थे ना, किस मित्र के यहाँ रुके थे, तो चलो मैं आपको सारा ऑप्शन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दूर होगा, चलो 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो वो जो थे ना, वो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, किनके यहाँ, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। 11 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे, जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैगसेसे, कौन सा मेरे भाई, मैगसेसे, ठीक है, मैगसेसे सम्मान से, ठीक है। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिया गया है, ऑफकोर्स जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया गया है यार, इतना तो आसान है। जब आप मेरे से करते हो ना, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, वीवीआई क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, कब कैसे पढ़नी है, पढ़ाई क्या करनी है, सारी चीज़ें। जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था, तो जयप्रकाश के पिता का नाम था सूरदाल, हरसू दयाल, ठीक है, हरसू दयाल नाम था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरसू दयाल नाम था। एंड अगला है 14 नंबर का सवाल कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे, ओहो क्या सवाल है मेरे भाई, साहित्यिक रचना के लिए, साहित्यिक रचना के लिए ही प्रसिद्ध थे, याद रख लेना, यही नंबर का ऑप्शन सही है, साहित्यिक रचना के लिए, क्वेश्चन और इसका आंसर याद रखा करो, ठीक है, तब जाके मजा आएगा। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी, उर्वशी जो है किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी को लिखा है, एक बात याद रखना, ठीक है, उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। एंड अगला सवाल है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें जो रचना है ना, वो किसकी है, तो माटी की मूर्तें रचना जो है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। एंड अगला 17 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो वर्ष बताना है, कौन सा वर्ष है, तो 1974 है, बी नंबर का वर्ष है, बी, ठीक है, बी नंबर 1974 में, है ना, नेतृत्व किया था, याद रख लेना छात्र लोगों का। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में, चलो ऑप्शन क्या देखना है, 1952, 1952, ऑप्शन नंबर बी भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। एंड अगला सवाल है 19 नंबर का, किसे लोकनायक के
रूप में जाना जाता है? ये सवाल तुमने करा है यार। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था, ठीक है, तो लोकनायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। एंड अगला है 20 नंबर का सवाल है कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे या कौन था, ठीक है, या कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, तो साल दे दिया ना, 1974 बोल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा अब्दुल गफूर। कौन सा? अब्दुल गफूर, बी नंबर का ऑप्शन राइट है, अब्दुल गफूर थे। एंड अगला 21 नंबर का सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, डी नंबर का ऑप्शन राइट है, अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का, जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश जब बीमार थे तो उन पे ना एक डॉक्टर जो था निगरानी रख रहा था, तो उस डॉक्टर का क्या नाम था? उस डॉक्टर का नाम था रहमान। क्या नाम था? रहमान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहमान। एंड अगला सवाल है 23 नंबर का, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अस्पताल बताना है। तो यहाँ देख लो, बिलिंगटन नर्सिंग होम, अच्छे से नाम याद रख लेना, भुला सकते हो, बिलिंगटन, 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 ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्ली से याद रख सकते हो, बिल्ली। अगला, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस था ना, उसके ऑनर पूछ रहा है कि कौन था, तो उसका जो मालिक था सदानंद गोस्वामी, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, सदानंद गोस्वामी। एंड अगला सवाल है 25 नंबर का सवाल है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश के जनता को जाना है? तो यह बात किसने करी थी? तो भाई बताना है आपको किसने करी थी, तो यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। एंड अगला सवाल है तुम्हारे पास 26 नंबर का, बताना है आपको, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक थी वह कौन थी? 4 ऑप्शन है इसमें, बताओ, देख लिया ना, बताओ कौन सा? मैला आंचल, बहुत बढ़िया, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैला आंचल, ठीक है। एंड अगला है 27 नंबर का सवाल, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा यानी कि एग्जाम कहाँ से दी थी? आईएससी की, जिसमें आप हो, ठीक है, आईएससी कर रहे हो ना, तो आईएससी की बताओ। बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से। एंड अगला सवाल है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने थे, अच्छे से देख लो, लिख के बता दे रहा हूँ, 19 सॉरी, ठीक है, 1924, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 29, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला था ना जयप्रकाश नारायण जी थे भाई, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड इसी के साथ तुम्हारा टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया इस चैप्टर का, वीवीआई वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा, एंड आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे।